दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी ग्राउंड जीरो को, जिसमें इमरान हाशमी लीड रोल में है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का सीन दिखाया जाता है, जहां पिस्टल गैंग के आतंकी काफी ज्यादा बढ़ गए थे और इस गैंग के लीडर का नाम था अहमद स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को बहकाकर उनसे इलीगल काम कराया करता था। आज अहमद के घर पर उससे मिलने सैफ अफरीदी और हुसैन नाम के 3 लड़के आते हैं। वो लोग अहमद से कहते हैं कि हमारे घर पर पैसों की जरूरत है, क्या आप हमें पैसे देंगे? इस पर अहमद कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम्हें मेरी गैंग में काम करना होगा। जो सुनकर वह लड़के मान जाते हैं। अब अगले दिन श्रीनगर के मार्केट में कुछ ऑफिसर राउंड मार रहे होते हैं और उनमें से एक ऑफिसर एक जगह पर बैठा होता है। तभी हुसैन पीछे से आकर उस ऑफिसर को जान से मार डालता है, जो करने के लिए उसे अहमद ने ही कहा था। तब गोलियों की आवाज सुनकर मार्केट में सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। इतने में बाकी ऑफिसर हुसैन को पकड़ने आते हैं, पर हुसैन वहां से भाग निकलता है। अब जब यह बात कमांडर शर्मा को पता चलती है तो शर्मा काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफी सारे ऑफिसर्स की मौत हो रही थी। इसलिए शर्मा अपने एक ऑफिसर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर नरेंद्र को बुलाना होगा, वरना ऐसे ही कश्मीर में आतंकी लोगों को मारते रहेंगे। फिर हम दूसरे स्टेट में नरेंद्र को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ कुछ आतंकवादियों को पकड़ने जा रहा होता है। उसी समय उन आतंकियों को नरेंद्र के बारे में पता चल जाता है। इसी वजह से वह लोग नरेंद्र के ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच में काफी लड़ाई होती है। तब लड़ाई के दौरान नरेंद्र के हाथ में गोली लग जाती है, पर ऐसी हालत में भी नरेंद्र उन आतंकवादियों को मार डालता है। फिर जैसे ही नरेंद्र को शर्मा का संदेश मिलता है तो वह बिना कुछ सोचे समझे श्रीनगर के लिए निकल जाता है। अब थोड़े टाइम बाद नरेंद्र श्रीनगर के बाकी ऑफिसर से जाकर मिलता है। वहां हम जूनियर ऑफिसर वीरू और हरपाल को देखते हैं। वह दोनों नरेंद्र को काफी समय से जानते थे और उसके आने से काफी खुश भी थे। फिर रात के समय नरेंद्र आर्मी कैंप से सीधा अपने घर पर आता है और पता चलता है कि नरेंद्र की बीवी और बच्चे श्रीनगर में ही रहते थे। घर पर नरेंद्र अपनी बीवी से बताता है कि मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई है, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर नरेंद्र की बीवी थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि श्रीनगर में पहले से ही काफी ऑफिसर्स की मौत हो गई थी और नरेंद्र की बीवी अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। इस पर नरेंद्र कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद अगली सुबह एक आतंकवादी अपनी गैंग को एक सीक्रेट कोड फोन पर बता रहा होता है और उस कोड की मदद से आतंकवादी अपने अगले अटैक का फैसला करते हैं। पर पुलिस अपने डिवाइस की मदद से उन आतंकवादी के फोन को टैप करके उस कोड का पता लगा लेती है, जिसका मतलब था कि वह अगला अटैक किंग पर करने वाले हैं। यह सुनकर नरेंद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर किंग का मतलब क्या हो सकता है। तभी नरेंद्र को समझ आता है कि जरूर आतंकी चीफ मिनिस्टर पर हमला करने वाले हैं। इसलिए वो और बाकी के ऑफिसर जल्दी से सीएम के पास जाने लगते हैं। यहां सीएम एक जगह पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे थे। उसी समय नरेंद्र सीएम को सिक्योरिटी के साथ वहां से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आतंकवादी जम्मू के सीएम के बदले इंडिया के राज्य भवन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। इस पर इंडिया के पीएम सभी जनता से आकर कहते हैं कि हमारी आर्मी इन आतंकवादियों को कभी नहीं छोड़ेगी और हम लोग अपने देशवासियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर हम रघु नाम के एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखते हैं और रघु को पता चलता है कि राज्य भवन पर अटैक गाजी बाबा ने कराया था, जो पहले भी कई सारे ऐसे अटैक करवा चुका है। तब एक ऑफिसर रघु को बताता है कि तारिक नाम का एक आदमी गाजी बाबा के लिए काम करता है, इसलिए हमें कैसे भी तारिक को पकड़ना होगा। फिर उनको तारिक का लोकेशन ट्रैक करने से पता चलता है कि तारिक एक ट्रक में बैठकर श्रीनगर के पास जा रहा है। इसी वजह से रघु और उसके असिस्टेंट आदिला जल्दी से श्रीनगर के कमांडर शर्मा से मिलने जाते हैं। उधर वह लोग शर्मा से कहते हैं कि तारिक जल्द ही श्रीनगर आने वाला है और हमें गाजी बाबा का पता लगाने के लिए तारिक की जरूरत पड़ेगी। इस पर नरेंद्र उनसे कहता है कि हमें तारिक को पकड़ने के बदले उसका पीछा करना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए ही हम गाजी बाबा का पता लगा सकते हैं। लेकिन शर्मा और रघु कमांडर शर्मा नरेंद्र की राय से सहमत नहीं होता और उसे आदेश देता है कि वह तारिक को तुरंत पकड़ कर लाए। नरेंद्र अपनी टीम के साथ बॉर्डर की तरफ रवाना होता है और आखिरकार तारिक को दबोच लेता है। इसके बाद शर्मा और आदिला तारिक को हिरासत में लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले दिन नरेंद्र की बेटी स्कूल बस से जा रही होती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए हर बस में एक सुरक्षा कर्मी तैनात होता है।
स्कूल पहुंचने के कुछ देर बाद जब वह अफसर कुछ खरीदारी के लिए बस से उतरता है, तभी पिस्टल गैंग आकर उसे गोली मार देती है और तेजी से वहां से फरार हो जाती है। इस हमले की खबर से सभी अफसरों में शोक फैल जाता है। नरेंद्र इस हमले की जांच में लग जाता है और पाता है कि सारे हमले शाम 4 से 6 बजे के बीच हुए थे और सभी घटनाएं कॉलेज इलाके के आसपास हुई थी। इससे उसे संदेह होता है कि कॉलेज के कुछ युवा आतंकियों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। अगले दिन नरेंद्र और बाकी अधिकारी शाम 4 बजे कॉलेज के बाहर निगरानी के लिए तैनात हो जाते हैं। उसी समय हुसैन नरेंद्र पर पीछे से गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। डर के मारे हुसैन कहता है कि वह मजबूरी में ऐसा कर रहा था, सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए। नरेंद्र हुसैन को उसके घर ले जाता है, जहां उसकी हालत देखकर साफ होता है कि गरीबी और लाचारी ने उसे गलत राह पर धकेला है। नरेंद्र उसे समझाता है कि अगर उसकी मां को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। वह उसे चेतावनी देकर आखिरी मौका देता है और छोड़ देता है। रात को हुसैन नरेंद्र से छुपकर मिलने आता है। अब वह बदल चुका था और बताता है कि अहमद का एक बड़ा बॉस है जो सभी आतंकियों को निर्देश देता है। उस बॉस तक सिर्फ हकीम नाम का एक आदमी पहुंचा सकता है जो आतंकियों का इलाज करता है। नरेंद्र और हुसैन एक योजना बनाते हैं जिससे वे हकीम तक पहुंच सकें। अगली सुबह हुसैन अहमद से मिलने जाता है और नरेंद्र अपनी टीम के साथ हमला करता है। लड़ाई में अहमद और हुसैन दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह भाग निकलते हैं। अहमद हुसैन को लेकर इलाज के लिए हकीम के पास जाता है। जब हकीम मरहम पट्टी कर रहा होता है, हुसैन चुपके से उसके मेडिकल बैग में ट्रैकर लगा देता है। शाम को नरेंद्र हुसैन से मिलता है और हुसैन पूछता है कि उसने उसके पैर पर गोली क्यों चलाई। नरेंद्र जवाब देता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अहमद को उस पर शक न हो। फिर नरेंद्र उसका धन्यवाद करता है और तैयारियों में जुट जाता है। अब नरेंद्र को पूरा भरोसा होता है कि आतंकियों का मास्टरमाइंड गाजी बाबा ही है। जब हकीम गाजी बाबा से मिलने निकलता है, नरेंद्र और टीम उसका पीछा करती है। थोड़ी देर में हकीम एक बड़े मकान में पहुंचता है, जहां वह गाजी बाबा से अगले हमले की योजना पर चर्चा करता है। पुलिस इस बातचीत को गुप्त रूप से सुन रही होती है। गाजी बाबा कहता है कि दिल्ली में चांद खान जल्द ही हमला करने वाला है। यह सुनते ही नरेंद्र वीरू को आदेश देता है कि वह बाकी अधिकारियों को तुरंत बुलाए, जबकि वह खुद गाजी बाबा को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आतंकी वीरू को पहचान लेता है। उधर नरेंद्र जैसे ही गाजी बाबा के पास पहुंचता है, वह वहां से भाग निकलता है और इधर वीरू गाड़ी लेकर बाकी अधिकारियों को बुलाने निकल पड़ता है। रास्ते में वीरू की कार पर एक हमलावर बम फेंकता है, लेकिन वीरू समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। उधर नरेंद्र को गाजी बाबा नहीं मिलता, इसलिए वह वापस दिल्ली लौटता है और रघु से कहता है कि चांद खान नाम का एक व्यक्ति दिल्ली में हमले की योजना बना रहा है। लेकिन रघु को नरेंद्र की बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत नहीं होते। रघु जवाब देता है, बिना पक्के प्रमाण के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस पर आदिला बोलती है, सर, मुझे नरेंद्र पर पूरा भरोसा है, वो कभी गलत सूचना नहीं देगा। रघु आदिला की बात मानकर जांच की इजाजत दे देता है। अब दिल्ली पुलिस हर होटल में जाकर चांद खान का पता लगाने लगती है। वो होटल के गेस्ट रिकॉर्ड लेकर आदिला को सौंपते हैं। इसी दौरान आदिला को एक कॉल आता है। कॉल सुनते ही उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। पता चलता है कि आतंकियों ने दिल्ली नहीं बल्कि गुजरात में हमला कर दिया है। ये नरेंद्र की सूचना के कारण हुआ, क्योंकि सारे ऑफिसर दिल्ली में तैनात थे और गुजरात में सुरक्षा कमजोर थी। इस घटना से शर्मा गुस्से में नरेंद्र पर चिल्लाता है, क्योंकि नरेंद्र बिना सूचना दिए दिल्ली चला गया था। नतीजतन शर्मा उसे 1 महीने के लिए फील्ड ड्यूटी से हटा देता है। उधर आदिला को हमले में शामिल आतंकियों की जानकारी मिलती है। उन्होंने नकली नामों से होटल में कमरा लिया था। राहुल, वीरेंद्र और सचिन, वो तीनों दिल्ली और गुजरात दोनों जगह इन्हीं नामों से रुके थे। ये देखकर आदिला को समझ आता है कि उन्होंने पहले दिल्ली में हमला प्लान किया था, लेकिन नरेंद्र की हरकत से सतर्क होकर जगह बदल दी। वह सारी जानकारी नरेंद्र को फोन पर देती है। अब दोनों को पक्का शक होता है कि सचिन ही असली में चांद खान है। अगले दिन प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कश्मीर की हालत गंभीर होती जा रही है और वह स्वयं वहां दौरे पर जाएंगे। उधर आतंकी भी प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार कर रहे होते हैं। नरेंद्र शर्मा से मिलकर कहता है, सर, मुझे फील्ड ड्यूटी पर दोबारा बहाल करिए, क्योंकि पीएम की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। शर्मा हालात को देखते हुए नरेंद्र को फिर से फील्ड पर भेज देता है। उसी रात हुसैन नरेंद्र को कॉल करता है, कल मुझे अहमद का बॉस बस स्टैंड पर किसी जरूरी काम के लिए बुला रहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया। नरेंद्र जवाब देता है, तुम जाओ, शायद हम उसके जरिए उस बड़े आतंकवादी को पकड़ सकें। अगले दिन हुसैन बस स्टैंड पर इंतजार करता है, लेकिन कोई नहीं आता। तभी नरेंद्र को रेडियो पर एक आतंकी की बात सुनाई देती है, आज एक अपने ही आदमी को खत्म करना है।
नाम है हुसैन। नरेंद्र भागकर हुसैन को बचाने जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक विस्फोट में हुसैन मारा जाता है। हुसैन की मौत पर नरेंद्र टूट जाता है, क्योंकि वह उसकी सलाह पर ही वहां गया था। मीडिया के सामने शर्मा कहता है, हुसैन आतंकी था और खुद बम से मारा गया। ये सुनकर नरेंद्र गुस्से में शर्मा से बहस करता है, सर, हुसैन आतंकी नहीं था, वो हमारी मदद कर रहा था। शर्मा सख्ती से कहता है, अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मैं तुम्हें फोर्स से निकाल दूंगा। नरेंद्र चुप रह जाता है, लेकिन मन ही मन तय करता है कि अब वह ये नौकरी छोड़ देगा। अगले दिन आदिला उसे श्रीनगर छोड़ने से रोकने आती है, लेकिन नरेंद्र सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं। तभी वीरू कहता है, सर, जब से आप आए हैं सबको हिम्मत मिली है, अगर आप चले गए तो सबका मनोबल टूट जाएगा। वीरू की बात नरेंद्र के दिल को छू जाती है और वह फैसला करता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कश्मीर की रक्षा करूंगा। अब नरेंद्र और टीम हमलों को रोकने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री कश्मीर आते हैं। नरेंद्र और उसकी टीम पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें कश्मीर की यात्रा कराते हैं, लेकिन उसी समय आतंकवादी हमला कर देते हैं। जवाब में नरेंद्र और टीम बहादुरी से लड़ाई करते हैं। एक ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन नरेंद्र आतंकियों को मात देता है। नरेंद्र जब आतंकवादियों की कार के पास पहुंचता है तो उसे अंदर एक घबराया हुआ आदमी छिपा मिलता है। नरेंद्र उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाता है और अकेले में पूछताछ करता है, तुम इन आतंकियों के साथ क्या कर रहे थे? वो जवाब देता है, मैं तो नालियां साफ करने वाला हूं, मुझे मजबूर करके नाली के रास्ते प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया। नरेंद्र को उसकी बातों पर शक होता है। उसके हाथ और नाखून बिल्कुल साफ थे, जबकि एक नाली सफाई करने वाले के हाथ वैसे नहीं हो सकते। नरेंद्र सख्ती से बोलता है, मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम ही वो हो जिसने धमाके करवाए। वो शख्स कहता है, मैंने तो गुजरात में कोई धमाका नहीं किया। नरेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो गुजरात का जिक्र ही नहीं किया, तुम्हें कैसे पता चला? यही बात उस आदमी की पोल खोल देती है। नरेंद्र कहता है, मैं जानता हूं कि तुम ही चांद खान हो, अगर गाजी बाबा के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे चांद खान गाजी बाबा के घर का पता बता देता है। नरेंद्र अपनी टीम के साथ उस पते पर छापा मारता है, लेकिन वहां सिर्फ गाजी बाबा और उसके परिवार की तस्वीरें मिलती हैं। एक फोटो देखकर नरेंद्र को याद आता है कि गाजी का बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जहां उसकी बेटी जाती है। वो गाजी की पत्नी का पीछा करता है जब वो बेटे को स्कूल लेने आती है, और इस तरह असली घर का पता चल जाता है। नरेंद्र शर्मा को सब बताता है, लेकिन शर्मा कहता है, हम केवल शक के आधार पर हमला नहीं कर सकते। नरेंद्र को फिर निराशा होती है। वो अपनी पत्नी के साथ कैंप के बाहर निकलता है, जहां मीडिया सवालों से घेर लेता है। गुस्से में उसकी पत्नी कहती है, मेरे पति देश के लिए लड़ते हैं और एक दिन यहाँ के सारे आतंकियों का खात्मा करके दिखाएंगे। पत्नी की बात से नरेंद्र को हिम्मत मिलती है। वो फैसला करता है कि अकेले ही गाजी बाबा को पकड़ेगा। तभी वीरू और हरपाल भी उसका साथ देने आ जाते हैं। तीनों मिलकर गाजी के ठिकाने पर पहुंचते हैं, जहां गाजी पूरी तैयारी के साथ मौजूद होता है। नरेंद्र और हरपाल घर के अंदर घुसते हैं और वीरू बाहर निगरानी करता है। तभी बाहर कुछ लोग वीरू पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे वह घायल हो जाता है। अंदर नरेंद्र और हरपाल पर गोलियां चलाई जाती हैं। दोनों और गाजी बाबा के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है। उधर आदिला बाकी टीम को लेकर वहां पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, फिर भी नरेंद्र पीछे नहीं हटता। गोलियों से घायल होकर भी वह गाजी बाबा से भिड़ता है। आखिर में वह गुस्से में गाजी बाबा का गला दबाकर मार डालता है। गाजी की मौत के बाद नरेंद्र को सुकून मिलता है। उसने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि देश को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। बाद में सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं।